हेलो एवरीवन, आई एम शंभू कुमार और आपका अपना यूट्यूब चैनल वेलकम केमिस्ट्री में आपका वेलकम है। स्टूडेंट, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो बीएससी का है। और बीएससी का बायोलॉजी के साथ जो कॉम्बिनेशन में जेनरिक में केमिस्ट्री रहता है, उसी का केमिस्ट्री के जेनरिक को हम स्टार्ट करेंगे। और इसमें जो सबसे पहला चैप्टर है जेनरिक में, वह एटॉमिक स्ट्रक्चर है और इसी को हम आज पढ़ेंगे। तो जो उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में कुछ हम लोग को बीच से पढ़ना है, उसमें सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है सिलेबस के अनुसार कि बोर्स का पोस्टुलेट क्या है, इसका लिमिटेशन क्या है। तो बोर्स का पढ़ने से पहले कुछ हम बेसिक जो पीछे है इसका एटम्स के बारे में, उसी को सबसे पहले हम स्टडी करेंगे। कुछ बेसिक नॉलेज को इसका जान लेते हैं। तो जो सबसे पहले एटम के बारे में कुछ जानकारी दिए थे और जॉन थे, उन्होंने लगभग 1880 में बताए थे कि जो एटम्स होते हैं वह एक स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं और उसे हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि जो एटम होते हैं वह केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं। फिर दूसरे और आगे बताए थे कि जो दो अलग अलग डिफरेंट टाइप के एटम होते हैं वह यदि एक दूसरे के साथ कंबाइन करेगा तो वह एक सिंपल रेशियो के रूप में होता है। उसके बाद में कुछ साइंटिस्ट आए, उसके बाद जब जॉन डॉल्टन ने बताया, इतने सारे बात बताए, तो और आगे जब इसका डिस्कवरी होने लगा तो डिस्कवरी हुआ इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी जे थॉमसन ने किए। जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है लगभग 1.602 इंटू 10⁻⁻90 कूलम होता है। उसके बाद में जब प्रोटॉन का खोज हुआ तो प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किए थे। उसके बाद में फिर न्यूट्रॉन का खोज हुआ जो जेम्स चॉडविक ने किए थे। उसके बाद में जब आगे प्रोसेस चलता रहा तो इसके बाद रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया और उन्होंने सबसे पहले कुछ एक्सपेरिमेंट पे एटम्स के बारे में बहुत सारे जानकारी दिए थे। तो जो उनका एक्सपेरिमेंट था कुछ सबसे पहले उसने एक सेटअप बॉक्स लिया था जिन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल्स को पास कराए। और अल्फ़ा पार्टिकल्स, बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स एटम के अंदर जब डेविएट हुए, बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल एटम के अंदर पास कर गए। तो उसका हम यदि कुछ एक्सपेरिमेंट देख लेते तो आगे हमको समझने में अच्छा होगा। तो देखिए, इसका जो कुछ रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था वो कुछ इस प्रकार से था। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट कुछ इस प्रकार से था। उन्होंने यहाँ पर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिए थे, तो उसमें जो अल्फ़ा पार्टिकल्स पास करवाए वो कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स कुछ इस प्रकार से था। जो यहाँ पर हमने लगाया वह फ्लोरोसेंस का स्क्रीन है ZNS का। तो उसने इसका जब ऑब्जर्व किया तो ऑब्जर्व में कुछ पाया कि जो इस तरह अल्फ़ा पार्टिकल्स एटम के अंदर पास करवाए तो बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वह एटम के अंदर डेविएट कर गए, यानी अनडिफ्लेक्ट के साथ पास कर गए। और बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वह डेविएट करने लगे। और बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स से लगभग वह जिस एंगल से जा रहा था वह लगभग उसी एंगल के साथ आपस हो गया। तो इसमें जो उन्होंने सबसे पहला अपना ऑब्जर्वेशन किया कि जो बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स है वह अनडिफ्लेक्ट पास कर गया एटम के अंदर। बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स, लगभग 99.9% अल्फ़ा पार्टिकल्स पास कर गया एटम के अंदर। तो उसने जो सबसे पहला अपना ऑब्जर्वन किया, उसने सबसे पहला ऑब्जर्व किया कि जो एटम्स के अंदर अल्फ़ा पार्टिकल्स पास हुए और बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्ट पास कर गया। इसका मतलब यह हुआ कि एटम के अंदर कुछ एम्प्टी स्पेस है जिसके चलते जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वह पास कर गए। तो उसने अपना पहला पोस्टुलेट था कि जो एटम के अंदर है वह बहुत सारे एम्प्टी स्पेस होते हैं जिसके कारण अल्फ़ा पार्टिकल्स पास कर गए। उसके बाद में फिर जब कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स था लगभग वो जिस डायरेक्शन से गया था उस डायरेक्शन से वापस आ गया था। इसका मतलब उन्होंने पता किया कि जो एटम के मास होते हैं वह एक स्मॉल रीजन में कंसंट्रेटेड रहते हैं और उसी स्मॉल रीजन का नाम न्यूक्लियस का नाम दिया उन्होंने।
इसी कंसंट्रेटेड मास को न्यूक्लियस का नाम दिया। तो बहुत सारे, लेकिन जो रदरफोर्ड थे उन्होंने एटम का जो स्पेक्ट्रम होता है वह उसका स्टडी उन्होंने नहीं कर पाए। तो इसके बाद में जो अगला साइंटिस्ट आए वही था बोर्स, और उसी को हमको आज यहाँ से पढ़ना है। तो जो सबसे पहले लिख लेते टॉपिक, बोर्स थ्योरी, बोर्स थ्योरी एटॉमिक मॉडल। तो उन्होंने अपना और जो एटॉमिक मॉडल था उसी के आधार पर एक्सप्लेन किया, जो स्प्लिटिंग एंड स्पेक्ट्रम के आधार पर उसने अप्लाई किया। प्लस क्वांटम थ्योरी को भी अप्लाई किया और कुछ पोस्टुलेट उन्होंने अपना बनाया। तो उसमें जो देख लेते कुछ इसका पोस्टुलेट, दी एक्सप्लेन दी स्टेबिलिटी एंड स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम involves Niels Bohr's applied Planck's quantum theory of radiation, Planck's quantum theory of radiation and Rutherford alpha स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उन्हें इसके बेसिस पर अपना कुछ पोस्टुलेट बनाए। तो जो उसका पहला पोस्टुलेट था जो एग्जाम में पूछा जाता है, तो उस पोस्टुलेट को हम लिखते हैं एन एटम हैज पॉजिटिव चार्ज कोर where whole mass of atom to be concentrated। उन्होंने बताया कि जो एटम्स का मास होता है वह एक स्मॉल रीजन में कंसंट्रेटेड रहता है। इसका था जो पहला पोस्टुलेट था। उसके बाद में हम अगला पोस्टुलेट को देखते हैं। एन इलेक्ट्रॉन या revolve around the nucleus in a fixed orbit। एंड जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वह रिवॉल्व करता है किसके ओर, अराउंड द न्यूक्लियस की ओर रिवॉल्व करता है एक फिक्स ऑर्बिट के साथ। यदि हम इसका फिगर बना के देख लेते तो समझ में ठीक से आएगा। यहाँ पर एक फिक्स ऑर्बिट है जिसे इसको ऑर्बिट के नाम से जाना जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन था वह इलेक्ट्रॉन इसी की ओर मूव कर रहा था। उसके बाद में जो द इलेक्ट्रॉन revolve around the nucleus is now as orbit। और जो इसी के ओर चारों ओर मूव कर रहा था इसी का नाम दिया उन्होंने ऑर्बिट। उसके बाद में जो तीसरा पोस्टुलेट था, और तीसरा पोस्टुलेट कुछ इस प्रकार से था
एन इलेक्ट्रॉन revolve around the nucleus it does not lose or gain of any amount of एनर्जी। उन्हें बताया कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है, उसके साथ ना तो इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी को लॉस करता है और ना ही एनर्जी को गेन करता है। एग्जाम्पल में यदि हम फिगर देखते हैं तो इसका फिगर कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ ऑर्बिट को हम E1 के नाम से दर्शाते हैं, इसको E2 और E3 के नाम से दर्शाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था वो इसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा था, लेकिन इसमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं तो लॉस कर रहा था और नहीं तो गेन कर रहा था। लेकिन जो इसमें ऑर्बिट का जो एनर्जी होता है वह ऑर्बिट का सभी ऑर्बिट का अलग अलग एनर्जी होता है। तो सबसे जो कम एनर्जी होता है ऑर्बिट में पहला होता है E1 का, उससे ज़्यादा होता है E2 का और इससे ज़्यादा होता है E3 का। यदि हम और आगे बढ़ेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा E4 का। उसके बाद में जो इसका चौथा नंबर का पोस्टुलेट था वह चौथा नंबर का पोस्टुलेट है और कुछ इस प्रकार से, इफ some amount of electromagnetic radiation applied on the electron then the sum amount of energy absorb electron and jump from lower energy orbit to lower energy orbit to higher energy orbit। इसका मतलब कहने का है कि जो यदि हम बाहर से कुछ पहले से बोला गया था कि ना तो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूमता है तो ना तो एनर्जी को लॉस करता है और ना ही गेन करता है। तो इसमें जो बताया गया चौथा पॉइंट में इसमें बताया गया कि जो यदि हम बाहर से कुछ रेडिएशन का यूज़ करते हैं और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यूज़ करके यदि हम इलेक्ट्रॉन पर डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा और ऑब्जर्व करने के साथ और जो उसका अपना ऑर्बिट लोअर ऑर्बिट रहेगा उससे जंप करके हाई ऑर्बिट में चल जाएगा। यदि हम इसका फिगर से समझते हैं तो इस तरह होगा। इसे E1 के नाम से जानते हो, इसको E2 के नाम से जानते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ लोअर ऑर्बिट में था तो यदि हम बाहर से कुछ एक्स्ट्रा लाइट एनर्जी का यूज़ किया तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप कर E2 में आ जाएगा। तो जो अगला फिगर को हम देखते हैं,
यहाँ पर जब हमने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यूज़ किया तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठकर हायर ऑर्बिट में चल गया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ से आकर यहाँ पर स्थित हो जाएगा। उसके बाद में फिर अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5 में some amount of energy released back from higher energy orbit to lower energy ऑर्बिट। इसे बताया कि जो इलेक्ट्रॉन चल गया था हायर ऑर्बिट में, तो यदि अमाउंट को जो कुछ अमाउंट एनर्जी को जब रिलीज करने लगेगा तो जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो फिर अपना पोजीशन में आ जाएगा लोअर एनर्जी ऑर्बिट में।